नमस्ते मित्रों, मैं हूं यशवंत तिवारी। मेड डिवाइस सर्कल की इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेड डिवाइस के पॉडकास्ट सीरीज में हम आईवीडी और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के एक से एक अलंकृत नगीनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और इस बार भी हम ऐसे ही एक यंग और डायनेमिक मेहमान को लेकर के आए हैं। उनकी यंगनेस को देखकर आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन सा अबोध बालक प्यारा सा बच्चा इंटरव्यू देने आ गया है। उनके चेहरे को देखकर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता देना चाहूँगा कि वो एक अमेरिकन कंपनी के इन्वेस्टर के इंडियन वाइस प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, मेरे साथ स्वागत कर रही है आज के हमारे मित्र और मेहमान श्रीमान अमित तिवारी जी का। अमित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दिया एंड आई एम ओवर ब्लेम। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और थोड़ा मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में। सो ओवरऑल मेरा नाम अमित तिवारी है। मैं इस कंपनी में लगभग 11 साल से काम कर रहा हूँ। एंड अथनीस डीएक्स जो फॉर्म हुई थी और कंपनी को हमने स्टार्ट किया था 2014 फरवरी में। तो मेरे कैरियर की शुरुआत 2005 में मेडसोर्स से स्टार्ट किया था मैंने। एंड देन 2009 में मैं यूआर डायग्नोस्टिक दिल्ली बेस्ड कंपनी उसमें ज्वाइन हुआ। एंड उस कंपनी में मैं एज अ नेशनल मैनेजर मैंने काम किया और वहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला। तो उन्हीं बीचों में, क्योंकि यूआर डायग्नोस्टिक सीटीके बायोटेक के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर थे इंडिया में। अच्छा। एंड वहीं से मेरा कनेक्शन सीटीके के साथ इस्टेब्लिश्ड हुआ। अच्छा। एंड 2012 में मैं सीटीके के जो मैनेजमेंट है उनके साथ मैं मिला। एंड 2014 में हमने एक कंपनी चालू की अथनीस डीएक्स। ओके। सो तब से मैं पहला बंदा हूँ जो चेन्नई गया और अथनीस डीएक्स को मतलब जीरो से स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया। सो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। बहुत बढ़िया, आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी आकर्षित था। हम एथनीस डीएक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि आप यूआर डायग्नोस्टिक्स में काम करते थे और सीटीके। तो लोग इस समय क्या होता है कि एथनीस डीएक्स के प्रोडक्ट यूज करते हैं या सीटीके करते हैं, तो आपस में अदल बदल कर यूज करते हैं, इंटरचेंज करके करते हैं। तो इन दोनों में समानताएं क्या है और इसमें अंतर क्या है? हाँ, बहुत सही क्वेश्चन। इवन मैं अपनी टीम को भी पिछले 2 साल से समझा रहा हूँ कि आप जब भी मार्केट में जाइए तो ये मत बताइए कि हम सीटीके से आए हुए हैं। हालांकि मेरी टीम को 2020 तक ये बोला गया था कि आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अथनीस सीटीके बायोटेक के जो ओरिजिनल ओनरशिप जो थी वो डॉक्टर बाला पांडी एंड डॉक्टर कैथरीन चैन, दोनों जन यूएस में ही रहते हैं। डॉक्टर पांडी अब नहीं रहे हमारे बीच, तो दोनों जन यूएस के ही थे। एंड डॉक्टर पांडी जो है एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने 1-2 फार्मा कंपनियां भी बनाई और उसके बाद उसको सेल आउट कर, तो क्योंकि वो 2 कंपनियां अलग थी। तो एक्चुअली द ओरिजिनल कंपनी स्टार्ट हुई थी सीटीके, वो कैथरीन की थी। डॉक्टर पांडी 2009 में एज अ एडवाइजरी ज्वाइन हुए और 2010 में कंपनी के शेयर लेके, मतलब कंपनी के साथ हो हिस्सेदार बन गए, साझेदारी में। हाँ। एंड 2020 में सीटीके को इन्होंने सेल कर दिया एसएसआई डायग्नोस्टिका डेनमार्क। अच्छा। सो 2020 सितंबर में, लगभग सितंबर में सीटीके को इन्होंने सेल आउट कर दिया। तो 2020 के बाद अथनीस और सीटीके जो है ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। बिल्कुल। अब हम अथनीस जो है, अथनीस सीटीके के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में। उनका प्रोडक्ट्स सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम ही एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अच्छा। तो अब ओनरशिप जो है अब सीटीके के दूसरे ओनर हैं और अथनीस के जो ओनर हैं वो डॉक्टर कैथरीन है। ओके। सो डिफरेंसेस यही है कि सीटीके के हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं एंड अथनीस जो है हमारा खुद का प्रोडक्ट है जो हम यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा। तो एथनीस सीटीके का डिस्ट्रीब्यूटर होने के साथ साथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। मैंने सुना है कि चेन्नई में आपका छोटा सा R&D सेंटर है, लेकिन बहुत ही मजबूत है, जिसमें आप काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। यदि उस पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें। हाँ सर, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमारा R&D जो सेंटर है, मैं ऐसा बोलूँगा कि एक अच्छे साइजेबल अमाउंट का, मतलब अच्छे साइजेबल का हमारा R&D सेंटर है, जिसमें लगभग हमारे पास 15 रिसर्चर काम करते हैं, जिसमें से 10 PhD हैं। एंड अब तक हमने लगभग 88 प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, इंक्लूडिंग रैपिड, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर एंड FIA और इंस्ट्रूमेंट। सो अब तक 88 प्रोडक्ट हमने इन हाउस बनाया है। अब जो हमारी डिपेंडेंसी है एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट टू इन हाउस,
वो अब हम इन हाउस में ज़्यादा कन्वर्ट कर चुके हैं। सो हमारी मैक्सिमम जो चीज़ें हैं अब इन हाउस हो चुकी हैं। बढ़िया। एंड हमारी जो R&D यूनिट बहुत स्ट्रांग है वाह, एंड मोस्टली मैं बोलूँगा सब साइंटिस्ट हमारे पास हैं। क्या बात है, जानकर खुशी हुई कि आपके पास बढ़िया से बढ़िया साइंटिस्ट है। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ सेल्स टीम के बारे में। हाँ जो हमारी रिसर्च टीम ने आपके बारे में रिसर्च की है उसमें पता चला है कि एथनीस में यूजुअली आप फ्रेशर्स को हायर करते हैं सेल्स में, उनको डेवलप करते हैं और आपकी टीम काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल रहती है, स्थिर टीम रहती है आपके पास। तो ये आप ऐसा कैसे कर पाते हैं कि टीम स्टेबल रहे? उनको स्टेबल रखने के लिए आप क्या करते हैं? सर देखिए, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं जब हायरिंग करता हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं देखता हूँ कि उस बंदे में या उस जो पर्सन है उसमें वो नीड है कि नहीं, जॉब की नीड है कि नहीं, कैंडिडेट नीडी है या नहीं, ये नीडी चेक है या करते नहीं हैं। है। हाँ, देखिए, सबको लाइफ में पैसा कमाना है एंड सबको ग्रोथ चाहिए एंड वो सही भी है, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। बट मैं देखता हूँ कि वो कैंडिडेट कितना नीडी है एंड Okay. उस कैंडिडेट को मैं उसके हिसाब से ग्रूम करता हूँ। मेरी कंपनी में अगर मैं बोलूँ तो लगभग 25 लोगों को मैंने ऐसे ट्रेन किया है जो एकदम फ्रेशर थे और शायद उनको कहीं जॉब ना मिल रहा था, वो शायद BA थे, BCom थे, और आज एक हमारी कंपनी में ही जो ZSM लेवल पे हैं वाह। और पूरा मतलब उनको आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई अरे आप BCom हो, आपको हम नहीं रखेंगे। बट Okay. मैंने उन पर ट्रस्ट किया एंड दे आर स्टिल विथ मी एंड Okay. ऐसे लगभग 20 लोग हैं जो हमारे साथ 8 से 10 साल काम किए। उसमें कुछ लोग अब थोड़ा सा स्विच ओवर कर लिए, बट ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा तो मैं उनकी वो भूख को देखता हूँ एंड मैं उसके हिसाब से उनको मैं पॉलिश करता हूँ, डेवलप पॉलिश करते करते हैं। एंड एक और चीज़ है कि हम एम्प्लॉय को सिर्फ एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, उनको अपना फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट करते हैं। Okay. यानी उनका पर्सनल प्रोफेशनल दोनों को हम एक अच्छे से समझते हैं। यानी मैं अपने एम्प्लॉय को इतना करीब रखता हूँ कि वो अपनी पर्सनल भी प्रॉब्लम अगर चाहें तो मुझसे शेयर करें, जितना बेस्ट हो सकता है मैं उनको उसका सोल्यूशन देता हूँ और मैं उनको क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ। सो मेरी बॉन्डिंग ये एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छी रहती है। बिल्कुल। इसीलिए मेरे साथ जो अगर मेरे जो एम्प्लॉय अगर रुकते हैं तो काफ़ी लंबा समय रुकते हैं। बहुत बढ़िया लगा कि आप अपने एम्प्लॉयज को अपना घर का सदस्य समझकर उनके साथ ट्रीट करते हैं और लंबे समय तक वो आपके साथ टिके रहते हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं एक जानना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने किसी फ्रेशर कैंडिडेट को हायर किया एग्जाम्पल के तौर पे कि उसको फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ 25,000 की सैलरी पे हायर किया फ्रेशर को। वो आपके साथ 6-8 महीने काम करने के बाद कोई उसको दूसरी कंपनी 40,000 की सैलरी देकर के हायर कर लेती है। तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं और जिसने हायर किया है उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैं इस पे बात भी करना चाहता था। क्या बात है। हाँ, तो थैंक यू सो मच कि हम आप इस पॉडकास्ट का question- नाम बदल के रख देते मन की बात मेड डिवाइस सर्कल की वजह कि हम नहीं, मन की फिर बात तो- जान लेते हैं। फिर तो मोदी जी बुरा मान जाएंगे। ओके। तो हम पहले जो भी एम्प्लॉइयों को अगर 2014 से मैं बात करूं तो हम एक ट्रस्ट के ऊपर हायर करते थे और ऐसा कुछ बोलते हैं ट्रस्ट ही हमारे मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक ट्रस्ट बॉन्ड था जो हम कभी किसी से बनवाते नहीं थे और हम एम्प्लॉय को हायर करते थे। बट आज की जनरेशन में क्या हो गया है कि अब हम एक छोटा सा बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बहुत सिंपल सा रहता है कि हम अगर किसी फ्रेशर को हायर करते हैं तो आपको एक्स अमाउंट का आपको एक बोलते हैं ना बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड ऐसा है कि बॉन्ड आपको साइन करवा देते हैं, उसको अनुबंधन हो हाँ, जाता है कि आपको 2 साल आपको हमारे साथ काम करना है। ओके। और अगर किसी कारण बस हम आपके परफॉर्मेंस से पसंद नहीं है तो हम आपको 30 दिन की सैलरी देके रिहा कर देंगे। हाँ, और आपको अगर कोई कंपनी अगर हमसे फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई कंपनी आपको हमसे ऐसे जैसे आपने बोला 25,000, अब उस बंदे को तो कुछ नहीं आता था, हमने उसको ट्रेन किया, उसको शाइन किया, उसको उस लायक ग्रूम किया, बट फाइनली क्या हो गया उसको 40,000। तो उसको समझ में आया कि अरे मेरी वैल्यूएशन तो 40,000 है। तो वो जम कर गया। एंड जो सबसे बड़ी दिक्कत आज के हमारी इंडस्ट्री में जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो अभी करंटली ये जो आप बोलोगे मैं पिछले 1-1.5 साल में मैं फेस कर रहा हूँ कि कंपनीज को लगता है कि हम सिर्फ किसी को पैसे ज़्यादा ऑफर करके हम किसी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को ले लेते हैं, कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉय ले लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें कुछ हमारी IVD में कुछ एक बेसिक रूल्स या एक एथिक्स सिस्टम लाना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो मैं किसी की कंपनी के अगर एम्प्लॉय को फ्रेशर को हायर करता हूँ तो मैंने अपने HR को इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुझे उसकी रिलीविंग लेटर चाहिए, उसका रेजिग्नेशन का कॉपी चाहिए। ओके। हाँ,
अगर उस कंपनी उसको रिलीव नहीं करती है तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर बंदा सच में अच्छा है और उसके बाद भी 1.5 महीने रिलीविंग नहीं मिला है या 1 महीने रिलीविंग नहीं मिला है तो फिर हम हायर कर लेते हैं। ओके, ठीक है। बट कुछ लोगों ने हमारी कंपनी से जैसे कि हायर किया और मैंने उनके पास अप्रोच भी किया कि आपने हमारे बंदे को हायर किया, हमने इसके ऊपर ट्रेनिंग का एक्स अमाउंट खर्चा किया था, ऐसा है वैसा है, हाँ हम बात करेंगे ये करेंगे, बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने देखा कि हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी सी इस मामले पे प्रकाश डालने की ज़रूरत है। एंड इसमें दोनों तरह से है सर। मैं इस बातों को थोड़ा सा और आपसे समझ लूँगा कि इस पर बताना चाहूँगा कि अगर मैं किसी को 25,000 में हायर किया हूँ और वो 6 महीना काम किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 45,000 का हो गया है। हाँ, क्योंकि अभी उसको बहुत कुछ करना है। यहाँ पे वो एम्प्लॉय गलत काम कर रहा है, वो सिर्फ पैसे को देखते हुए अट्रैक्ट हो जा रहा है, बट कैरियर अपनी स्किल पे काम नहीं कर रहा है। एंड इसमें क्या होता है, कंपनीज उसको हायर तो कर ली, बाद में क्या होता है कि हर चीज का एक गिव एंड टेक होता है। अगर आप 45,000 रुपए दोगे तो आप उससे एक्सपेक्टेशन वही करोगे, बिल्कुल, और वो जो करके आया है उससे ज्यादा वो नहीं दे पाएगा आपको। आप ये समझ रहे हो कि 25,000 रुपए में उस सैलरी में कर रहा था मेरे साथ 6 या 8 महीने में, आप उसको 45,000 में करवाओगे, वो नहीं कर पाएगा। जो रिजल्ट वो डिलीवर कर रहा था 25,000 नहीं कर पाएगा, 45,000 देने के बाद 25 वाला ही रिजल्ट डिलीवर और वो इंक्यूबेशन टाइम होता है। फिर आप उसको, कंपनी क्या होती है, फिर उसको फायर करती है, या जो एम्प्लॉय क्या होता है, फिर वो 45,000 पे पहुंच चुका है या 50,000 पे पहुंच चुका है, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड पहुंच चुका है एंड उसने अपनी स्किल पे काम करना छोड़ दिया है। जो स्टार्ट मैंने शुरू किया था कि 6 महीने आप बकायदा जाओगे और एक आपका प्रोसेस है, जो प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। बिल्कुल, वो बंदा वहीं अपने स्किल को डेवलप करना बंद कर देता है। बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कुछ आप सालों में देखोगे तो उसकी सीवी में 3-4 चीज आ गई हैं, बट उसने यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया कि उसने अपने स्किल पे काम करना एकदम ही बंद कर दिया और कुछ दिन बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसा मानता हूँ हर बंदे को या सबको अधिकार है अपने आप को ग्रोम करने का। बिल्कुल। 8 घंटे की सैलरी लेके एक आदमी 8,000 रुपये भी कमाता है, एक आदमी 8 घंटे की सैलरी लेके 80,000 कमाता है और 8 करोड़ भी। तो 8 ही घंटे सब काम करते हैं, 8-10 घंटे। वो कहावत है कि मैं 24 घंटा काम करता हूँ, कोई 24 घंटा काम नहीं करता है। मैं बहुत ओपन बता रहा हूँ आपसे। 10 घंटा सब काम करते हैं, बट वो जो 8,000, 80,000 या 8 लाख या 8 करोड़ जो कमाते हैं, उन्होंने अपनी स्किल पे काम किया है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी हमारे कलीग हैं, इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज हैं, जो भी कंपनीज बहुत जल्दी पैसे के लिए स्विच करते हैं, मैं उनसे यही मेरा मैसेज देना चाहूँगा कि आप ऐसे ना करिए। आप जिस भी कंपनी में काम कीजिए, आप पहले आपको अपने आप को डेवलप कीजिए, आप स्किल के ऊपर काम कीजिए। आप स्किल के ऊपर काम करेंगे तो पैसा आपके पीछे बाय डिफॉल्ट आएगा। और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है। बिल्कुल, मैं लाइवली बता रहा हूँ, ये मैंने अपने किया। मैंने लाइफ में तो काफी स्टडी रहा है, तो मैंने कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागा। बिल्कुल। मैं हमेशा काम करता रहा। तो मुझे अच्छे से याद है उन दिनों जब मैं अथनी से स्टार्ट कर रहा था, तो लोग मुझे बोलते थे कि अरे कोई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ज्वाइन हुआ होगा, इसको क्या आता था। और अभी तो मैं भगवान का ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा फेस मिला है कि जैसा आपने बोला, बच्चे जैसा दिखना है, यंग। अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि बट मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया। मैं अच्छे से, मैं नेगेटिव नहीं, मैं अच्छे से ही ले रहा हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ। तो उन दिनों मुझे पता है, लोग बोलते थे कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहा है, इसको अभी थोड़ा बहुत नेशनल एक्सपोजर मिला है एंड क्या बोलते हैं, ज्यादा दिन चलेगा नहीं, 6-8 महीने में। मुझे बहुत लोगों को, मैं कुछ नहीं करता था, मैं सबके क्रिटिसिज्म को सुनता था, अपनी मेहनत को डबल करता था। जब भी मैं कभी क्रिटिसिज्म सुनता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे गड़बड़ हो रहा हूँ या कुछ, तो मैं अपनी मेहनत को 3 गुना कर देता हूँ। ओके। और मैंने वही काम किया। वेरी गुड। मैंने वही काम किया। मुझे आज भी याद है कि जब अथनी से स्टार्ट हुई थी 2012-13 में, तो उस समय अथनी सिटी के इंडिया में लगभग 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो हमारा एक प्रोडक्ट है टाइफाइड। हाँ। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि मतलब पानी पीने जाते हैं ना, तो आप बोलते हैं बिस्लरी देना। हाँ। तो वैसे हमारा टाइफाइड मतलब सिटी के का। हाँ। तो मैं जब वो टाइफाइड, हमने वो कंपनी चालू की, तो जब चालू किया तो मैं बोल रहा था कि अरे सर मैं अथनी से हूँ और सिटी की अब हमारे पास है। बोलते हाँ हमें पता है, उनके पास भी है, XYZ उनके पास भी है। तो बड़ा क्रिटिसिज्म लगता था। बोलते थे आप मुझसे, उस समय उसका प्रोडक्ट का प्राइस गिरा के ये लोग 20 रुपए लेके आ चुके थे। अच्छा। ये बात है 2014 की। हाँ। और वो प्रोडक्ट अच्छा खासा 28 रुपए बिकता था। हाँ। और लोगों को लगता था, मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस गिरा के सेल नहीं होता है, ऐसा मैं स्ट्रांगली मानता हूं। तो मैंने देखा कि उन दिनों में जिसके पास जाता था, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो वो उल्टा मुझे ही सेल करने लग जाता था। हाँ। तिवारी जी आपको कितना पेटी चाहिए, आप मुझसे ले जाइए, मार्जिन मैं दे देता हूँ, बताइए आपको 22 रुपए में दे देता हूँ। तो मैं बोलता था यार मेरा प्राइस 26 रुपए है।
तो मैं गया ऑफिस में एंड बैठा, मैंने बोला 6 महीने में टाइफाइड नहीं बेचूंगा। ओके। मैंने अपनी टीम को मेंटली प्रिपेयर किया कि स्टार्ट विद अदर प्रोडक्ट्स, वी हैव एफओबी, वी हैव एचएवी, वी हैव अ टॉक्सो, वी हैव अ ट्रोपोनिनाई। एंड तब ब्लड बैंकिंग का हम रजिस्ट्रेशन अथनी से, क्योंकि इंपोर्ट करना बहुत टफ था एचआईवी से एससीवी। तो हमारे पास बेसिक ही 10-12 प्रोडक्ट थे, हम इसे शुरू किए। सेल कम थे, आए 6 दिनों में मैंने सब स्टॉक होल्ड करके रखा। हाँ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरों को मैं पूछता था, जब मुझे कोई बोलता था कि, मैं बोलता था कि सर टाइफाइड तो अभी आप बेच रहे थे ना मुझे, हाँ। तो बोलते थे हाँ हम आपको बेच रहे थे। तो मैंने बोला सर कितने में दोगे? तो बोले आपको 22 रुपए का देंगे हम। हाँ। तो बोला सर कितना कार्टून है आपके पास? तो बोलते थे हमारे पास 20 कार्टून है। हाँ। तो बोला सर बिल कर दीजिए। वेरी गुड। तो मैं ऐसे ऐसे करके मार्केट के जो भी 2-4 महारथी थे, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, सबका स्टॉक ले लिया। वेरी गुड। 1 महीना बैठा रहा। उसके बाद लोगों के फोन आने शुरू हुए कि अरे यार आप बोल रहे थे आप अथनीस के। मैं बोला अब आपको भरोसा हो गया ना कि सिटी के मेरे पास है? हाँ। बोलते हाँ। वेरी गुड। मैं बोला वो ऑथराइजेशन जो मैंने आपको दिखाया था वो वैलिड है, आप मान गए? हाँ। बोलते हाँ मैं मान गया। वाह क्या बात है। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक्नॉलेज किया। 6 महीना लग गया मुझे। सही। तो बोले तिवारी जी आप बताइए आप टाइफाइड कितने में देंगे? हाँ। तो मैं बोला सर 29 रुपये। वेरी गुड। तो बोलते ये क्या है? मैं हम्म। बोला सर मेरा प्राइस है, और प्राइस तो इसका ओरिजिनल यही था, और आप लोगों ने इसको डिवैल्यूएट कर दिया था। डिवैल्यूएट किया 29 रुपये में। तो बोले यार ऐसा नहीं होगा। तो फिर 15-20 दिन प्रोडक्ट तो चल चुका था, कस्टमर डिमांड करेगा तो आपको देना ही पड़ेगा। सही बात है। तो बोले ठीक है यार अब ऐसा है, आप दादागिरी कर रहे हैं। बोला सर दादागिरी नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल प्राइस था वही कर रहे हैं। करेक्ट। तो बोले ठीक है आप भेजो। तो मैं बोला सर कंडीशन है उसमें। तो बोले क्या कंडीशन? मैं बोला एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। इस तरीके से हमने अथनीस का स्ट्रांगली एक्सपैंड करना शुरू किया उस समय। तो फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, एंड मैं उन सब लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगा जो इनिशियल डेज में मुझे सपोर्ट किए। जो मेरे कलीग थे, जो मुझे आज भी याद है कि मैं एक रात फ़ोन किया अपने क्लोज 8-10 लोगों को, एंड वो 10 लोग किसी न किसी कंपनी में थे। आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन लोगों का नाम लेके उनको धन्यवाद कह सकते हैं। मैं अखिलेश पटेल को भोपाल में बोलना चाहूँगा, जिसने मेरे एक कॉल पे इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। अयोध्या रमन चेन्नई में है, जिन्होंने मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था मेरे एक कॉल पे। वरुण पांडे मुंबई में, जो मेरे एक बोलने पे कर लिए थे। क्या बात है। और उसके बाद हर्ष मशी, और ऐसे ही और भी 3-4 लोग हैं। रविकांत एक हैदराबाद से हैं जो भी। तो ऐसे मतलब कुछ लोग थे जो मेरे एक बोलने पे ज्वाइन कर लिए। तो आप इन शॉर्ट उन सबको धन्यवाद कहना चाहते हैं जिन्होंने उस समय मेरा ट्रस्ट बनाए रखे मेरे ऊपर। क्योंकि क्या होता है ना, नई कंपनी पे कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता, एंड उनको ये लगता है कि सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, एक्सपेंस आएगी कि नहीं आएगी। डर होता है। तो क्या होता है जब वो मेरे जो 8-10 लोग थे वो जो मुझे ज्वाइन किए, उससे मेरा भी मनोबल बना। वेरी गुड। एंड मैं भी अपने इन्वेस्टर को दिखा सका कि यस मेरे पास टीम है। सही बात है। वेरी गुड। तो इन शॉर्ट आप ये लोगों को यही कहना चाहते हैं कि जब लोग आपकी आलोचना करने लगे तो उस आलोचना को ध्यान मत दो। हाँ, उस पर ध्यान ना देते। आप अगर ध्यान दोगे ना, अगर आप ध्यान दोगे तो आप डाइवर्ट हो जाओगे। हाँ, डाइवर्ट। और फिर आपको इतना, मतलब आज के जमाने में बोला जाता है ना, आजकल जेनजीज वर्ड है, स्क्रॉल किया जाएगा। आपको इतना ट्रोल और स्क्रॉल किया जाएगा ना, आप एंजाइटी के आज के नया युग में जमाने में ना एंजाइटी। बिल्कुल एंजाइटी होता नहीं है कुछ। हाँ, बट ये सब ये क्या होता है कि बस हो जाता है। आप कितना सोचते हो, आप कितना सोचते हो, देखो तो हर जगह है आप उस किस तरह को। तो मैं आज भी किसी की आलोचनाओं को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्रिटिसिज्म को मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ, और मैं देखता हूँ कि क्या सच में ऐसा हुआ तो मुझे इस पे क्या करना चाहिए। तो आई वर्क माई सेल्फ। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अमित जी, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहता हूँ। आप एथनीस के गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में कोई 5 पॉइंट बता पाएंगे कि उनके 5 अच्छे पॉइंट क्या हैं, जिससे कि लोग आपकी टीम इतनी स्टेबल रहती है। R&D तो ऐसे भी रहती है, इन हाउस वाले तो रहते हैं, स्पेशली फील्ड फोर्स आपके साथ इतना स्टेबल मजबूती से खड़ा हुआ है, उसके लिए आप 5 यूनिक पॉइंट बता पाएंगे? यस सर। मैं इसके बारे में हाईलाइट करना चाहूँगा कि अथनीस में जो हमारी एक जो मैं बोलूँगा जो बेसिक है, ऐसा नहीं बोलूँगा गुड मैनेजर, जो बेसिक है हम उसको फॉलो करते हैं। पहला तो है हम एम्प्लॉय के, जो पहला है कि एम्प्लॉय से हम एम्प्लॉय को उस तरह से ट्रेन करते हैं कि आप हमारे साथ बहुत ट्रांसपेरेंसी रहिए, यानी ऑनेस्टी या ट्रांसपेरेंसी। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें बताइए, आप छुपाइए मत, ठीक है, पहला। दूसरा, हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। एंड मैं इसलिए बोलूँगा कि मेरी अच्छी मैनेजमेंट मतलब मेरे हिसाब से है कि
मैं जो फ्रेशर हैं या रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनको इंटरनल ट्रेनर के थ्रू ट्रेनिंग दिलवाता हूँ, और जो हमारे RSM, ZSM एंड प्रोडक्ट मैनेजर है उनको एक्सटर्नल। क्या बात है। सो इससे क्या रहता है, उनके नॉलेज का अपग्रेड। सो दे शुड फील कि दे आर इवेल्युएटेड। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि बस हायर हो गए, हम एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। नहीं, उनको मैं ट्रेन करता हूँ। 2, तीसरा, मैं अपनी मार्केटिंग पे बहुत बोलते हैं ना स्ट्रिक्टली काम करता हूँ। यानी मेरी मार्केटिंग जो ये नहीं है कि बहुत बोलते हैं ना आज के ज़माने में भड़कील टाइप की, रंग बिरंगी, वैसे नहीं। मैं अपनी मार्केटिंग को उस तरीके से रखता हूँ जो इंटरनेशनल चीज़ को मीट कर सके। ओके। क्योंकि मैं 2-3 सेमिनार अटेंड किया हूँ US में जाके और यूरोप में भी जाके। मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा दिखाने से नहीं होता। आप ऐसी चीज़ दिखाओ जो मैसेज बहुत क्लियर जाए। तो मैं अपनी मार्केटिंग जो प्रमोशनल थिंग है उस पर करता हूँ। 4th जो हमारी है कि हमारे कस्टमर सर्विस, मैंने अपना एक टाइमलाइन बना रखा है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे कंप्लेंट से रिलेटेड हो, चाहे जो सबका एक टैग टाइम बनाया है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट की कंप्लेंट आई तो आपको 72 घंटे में सोल्यूशन देना है। ओह ग्रेट। अगर आपको 72 घंटे में सोल्यूशन देना है, लेकिन अटेंड कितने घंटे में करना है? अटेंड लगभग हमारा इंजीनियर 6 से 8 घंटे में पहुंच जाता है। ओके। 72 घंटे सेम में हेडक्वार्टर हो या आउट स्टेशन हो, कहीं भी हो, 6 से 8 Okay, घंटे great. में। हमारे पूरे इंडिया में लगभग 17 इंजीनियर हैं। मैं ऐसा नहीं Oh, बोलूंगा fantastic. हमारे, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट अभी बहुत ही कम पोर्शन में सेल होता है। हाँ हाँ हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा हमने सेल कर दिया, नहीं, नहीं। बट तो भी तो सर्विस से रिलेटेड, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वो PMT तो हमारी इतनी एक्टिव है कि हम सिर्फ 4 घंटे में अटेंड करते हैं। क्या कोई सी बात कंपनी 4 से 5 घंटे में अटेंड करते हैं। और हमारा मानना है कि कस्टमर को आपको सोल्यूशन देना है, यानी आपको बताना है। अगर कोई जेन्युइन भी प्रॉब्लम हो तो आपको बैक पीछे आके चुप नहीं रहना है, आपको बताना है कि इस कंडीशन में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि एक डॉक्टर टेक्निकली समझेगा कि हाँ है तो एंजाइम्स या रैपिड टेस्ट, कोई 100% तो कुछ भी नहीं। नहीं, सही बात है। एंड 5th जो हमारा है कि हम एम्प्लॉय वेलफेयर का ध्यान देते हैं। हम टाइमली सैलरीज, टाइमली एक्सपेंस, टाइमली इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड, लाइक फॉरेन ट्रिप्स। एंड लास्ट ईयर मैं दुबई लगभग 6 लोगों को लेके गया था। क्या बात है। इस साल भी मैं दुबई 6-7 लोगों को लेके जाने वाला हूँ। वाह। ओल्ड एम्प्लॉइयों को मैं फैमिली ट्रिप्स भी देता हूँ। सो बहुत चीज़ें, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मैं बहुत बारीकी से मैं पर्सनली ध्यान देता हूँ। क्या बात है। तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा मतलब बेनिफिट मिलता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि इंस्टॉलेशन बेस इंस्ट्रूमेंट का ना होते हुए भी आप उसको एकदम केयरफुली मॉनिटर करते हैं, प्लस अगर बोला जाए रिएजेंट के PMT डिपार्टमेंट की ओर से रिएजेंट में कोई अगर या रैपिड्स में कोई इश्यूज आए तो आप तुरंत 2 से 4 घंटे में अटेंड करके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ जी सर। प्लस एम्प्लॉय वेलफेयर पे ध्यान देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और इंस्ट्रूमेंट भी हमारी बहुत ज्यादा नहीं, बट 5000 मशीन तो लगा ही चुके हैं। 5000 काफी अच्छा इंस्टॉलेशन बेस है, मतलब तो आप उससे छोटा कैसे कहते हैं? हाँ नहीं मतलब 5000 रुपए होते तो छोटी बात थी, 5000 इंस्टॉलेशन बेस अपने आप में करोड़ों का बिजनेस हुआ। तो हमने किया है उतना इंस्टॉलेशन। जैसा कि आज जानते हैं अमित जी, लोग आपकी तरह अथनीस कंपनी, उसी प्रकार से कई कंपनियां B2B बिजनेस करती है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, और साथ ही साथ B2C डायरेक्ट विद द कस्टमर्स भी बिजनेस करती है। तो ये दोनों चीजें कैसे मैनेज कर लेते हैं? हाँ सर, इसका एडवांटेज क्या मिलता है, और इसमें कहीं आपको कॉन्ट्राडिक्टरी आपके एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से इश्यूज भी आते होंगे, उसको कैसे हैंडल करते हैं? हमने 2 साल पहले अपना एक छोटा सा ऑनलाइन पोर्टल अपनी जो वेबसाइट से ऐड किया, जिसको हम सोचे कि एक बार देखते हैं ऑनलाइन। पहला तो हमारा जो प्राइजेस हैं, जो ऑनलाइन का हमने प्राइजेस रखा है, वो प्राइजेस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइजेस से ज़्यादा है। यानी यूजुअली जो डिस्ट्रीब्यूटर अगर एक XX अमाउंट का मार्जिन रख के बेचता है, तो हम उस मार्जिन के नीचे ऑनलाइन प्राइजेस नहीं रखते हैं। तो ठीक है, तो पहला यहाँ पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूटर के प्राइस से ऐसा नहीं बोल सकते कि क्लैश हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। और हम जो है आज के दिन में बोलते हैं ना सीड या बीज, हम वो सिर्फ सीड कर रहे हैं जो फ्यूचर के लिए। यानी हमारा ऑनलाइन का जो बिजनेस है अगर बोलूँ तो बहुत ही कम है, बट ये हमारे फ्यूचर के लिए हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाली चीज, आज ही के ज़माने में ई-कॉमर्स इतना हावी हो रहा है कि हम बैठे बैठे घर पे कुछ भी बुक कर सकते हैं, कुछ भी मंगा सकते हैं। तो हम एक सीड डाल रहे हैं कि ये सीड आने वाले समय में होगा। तो अभी हमें ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है। बट अगर 1-2 जगह से आया था तो हम वहां से बैक कर लिए। जैसे किसी ने बोला कि अरे आपके कस्टमर, वो हमारा कस्टमर था तो आपके यहाँ से ले लिया, तो हमने वो कस्टमर को बोला कि सर आप वहीं से लीजिए। दूसरा और एक क्या है कि हम ऑनलाइन जो सेल करते हैं बहुत छोटा अमाउंट, मैं अमाउंट नहीं मेंशन करूंगा, वो पूरा एडवांस रहता है, तो मोस्टली सब आते नहीं है।
मतलब वो बहुत लिमिटेड आते हैं। मार्केट में लोगों को हाँ। क्रेडिट की आदत पड़ी हाँ, हुई है। तो उधारी। मैं बोलूंगा 99% हमारा बिजनेस जो है वो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स ही होता है। 1% से भी थोड़ा सा कम ही होगा। ओके ओके, तो मुझे चलिए नहीं, कोई बात एंड आने वाले समय में सर ये होगा, इसको हम हाँ अवॉइड हाँ, नहीं कर सकते ई हैं। कॉमर्स डेवलप हाँ, होने वाला क्योंकि है। अगर आप फार्मा देखेंगे तो फार्मा इंडस्ट्री में मेडिकल स्टोर भी है, ऑनलाइन भी आ चुके हैं लोग, Yes, ऑनलाइन yes, भी yes. मेडिसिन खरीदते हैं, बट मेडिकल स्टोर पे भी जाते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेम, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत आने वाले समय में होगा। हाँ, हम लोगों को अपने आप को उस हिसाब से ढालना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे इसमें डिसएडवांटेज तो नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है बिल्कुल। कि ये बेनिफिट है सबके लिए। अच्छा, आप एथनिक्स डायग्नोस्टिक्स में या एथनिक्स डीएक्स टू बी मोर प्रिसाइज, इसमें आप हाईएस्ट अथॉरिटी है कंपनी में इंडिया में। आपकी रिपोर्टिंग आपके बोर्ड को है या फिर आपके जो डायरेक्ट बॉस हैं वो फॉरेन में बैठते हैं, तो आपको इसमें ड्यूअल रिपोर्टिंग हो जाती है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ड्यूअल रिपोर्टिंग मतलब मुझे बॉस बोर्ड को भी रिपोर्ट करते हैं प्लस बॉस को भी रिपोर्ट करते हैं। मुझे, मैं बोर्ड को रिपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ अपने बॉस को रिपोर्ट करता हूं। आपके अच्छा ओके, आपके बॉस जो है वो फॉरेन में है, तो उनको रिपोर्ट, यानी मेरी रिसर्च थोड़ी गलत हो गई इसमें, तो अगर आप बोर्ड को रिपोर्ट नहीं करते तो आप अपने बॉस को जो फॉरेन में बैठे हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। तो उसमें आपको यहाँ से कोई दिक्कत आती है? डे टू डे रिपोर्टिंग करते हैं या कैसे करते हैं? अगर कल को कोई हमारा आज के जो पॉडकास्ट देख रहा है, कल को वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचता है और उसको अपने बॉस को रिपोर्टिंग करनी पड़े जो फ्यूचर फॉरेन में बैठा हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी के लिए बता दीजिए। देखिए, ये जो आपका जो प्रश्न है, इस पे मैं यही बात कहना चाहूँगा कि इसमें मुझे कोई भी डिसएडवांटेज या एडवांटेज वाली बात नहीं है, क्योंकि जब 2014 में हमने कंपनी स्टार्ट की थी तो मेरे बॉस डॉक्टर बाला पांडी थे। अच्छा, जो जैसे कि मैंने बताया, जो सीटीके के ओरिजिनल, और वो तब से वहीं थे? हाँ, वो यूएस में ही थे। तो डॉक्टर बाला पांडी, डॉक्टर कैथरीन, इन दोनों जन की ही सीटीके थी। तो डॉक्टर कैथरीन जो है वो सीटीके टेक केयर करती थी, डॉक्टर बाला पांडी एथनीज टेक केयर करते थे। तो मेरी रिपोर्टिंग डॉक्टर बाला पांडी को थी, एंड हम डे टू डे भी बात कर लेते थे, वीकली भी कर लेते थे, कभी कभी महीनों भी बात नहीं करते। हमारा एक बजट बनता है और बजट में सब पूरा प्रिसाइजली डिसाइड हो जाता है कि हमें क्या क्या करना है। एंड हमारा एम रहता है कि हम अपने बजट को 95% रहे, अटैच्ड रहे। हमारे जो ऑडिटर हैं वो भी यूएस से डिसाइड किए जाते हैं। एंड मुझे जब जरूरत होती है वो मुझे पास रीच कर लेते हैं, और जब उनको जरूरत होती है वो मुझे पास, तो हम लोग वाया टीम, वाया टेक्स्ट एंड वाया कॉल, हम बहुत फ्री। एंड इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, कि क्या जरूरत है बिजनेस के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है। एंड टिल 2020 when Dr. Pandey was there, I was communicating with him. After that, I am directly communicating with Dr. Catherine Chen. She is the CEO of this company and she takes care of everything. So she gives me freedom and मुझे सब कुछ वो दे, मतलब freedom है, मुझे कोई पाबंदी नहीं। एंड सबसे जो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट। जब तक आप किसी का ट्रस्ट नहीं जीत सकते वो आपको इतना नहीं दे सकता। सही बात है। यानी मुझे, मैं बोलूँ तो आज तक अगर मेरे 100 डिसीजन हुए होंगे तो 99.8% डिसीजन को माना जाता है। उसके पीछे यही है, मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि डॉक्टर पांडी एंड डॉक्टर कैथरीन दोनों जन का मेरे पास ट्रस्ट है। वेरी गुड। क्योंकि मैं जो करता हूँ उनको लगता है कि ये उनका बड़प्पन भी है कि मैं सही कर रहा हूँ, ये गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित जी, अगर मैं कहूँ तो इन शॉर्ट में आपकी डेजिग्नेशन भले ही वाइस प्रेसिडेंट की हो, लेकिन आप ऑपरेट करते हैं एज ए सीईओ, राइट? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं ऑपरेट करता हूँ एज ए वाइस प्रेसिडेंट ही। मेरी जो कंपनी की सीईओ हैं वो डॉक्टर कैथरीन चेन है। एंड वो यूएस में रहती हैं। एंड वो ऑफन आती रहती हैं, मतलब ऐसा ऑफन तो नहीं बोलूँगा, बट साल में 2-3 बार आती रहती है। एंड हाँ, ये है कि मुझे काफ़ी फ्रीडम है। एंड अगर वो आती भी हैं तो मुझे लगता है हार्डली 3-4 दिन के लिए आती हैं, उससे ज़्यादा आती नहीं है। एंड हाँ, इंडिया ऑपरेशन जो है पूरा मैं रन करता हूँ। वेरी गुड। एंड मेरे साथ काफ़ी बैक में बहुत अच्छी टीम है, यानी सपोर्टेड बाय, आप बोलोगे तो साइंटिस्ट, सपोर्टेड बाय फाइनेंस, सपोर्टेड बाय जनरल मैनेजर। तो मैं उन सब का नाम लेना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट का। डॉक्टर जेकब, जो कि हमारे पूरे जनरल मैनेजर है कंपनी के, जो कि पूरा हैंडल करते हैं कंपनी। सो हमारी कंपनी में डॉक्टर जेकब हैं। एंड उसके अलावा डॉक्टर अरुण, डॉक्टर अरुण जो हमारे R&D डायरेक्टर हैं। वेरी गुड। एंड उनके अंडर में ही सब जितने भी FIA एंड मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, रैपिड टेस्ट एंड जो ये सब प्रोडक्ट है, ये सब डॉक्टर अरुण के अंडर में ही डेवलपमेंट हो रहा है। डॉक्टर अरुण यही चेन्नई में ही है? चेन्नई में ही है। और डॉक्टर जेकब? डॉक्टर जेकब भी चेन्नई में ही। वेरी गुड।
तो डॉक्टर जेकब जनरल मैनेजर है, डॉक्टर अरुण हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं, और एक जन और हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, श्री कृष्णन। उन्होंने अपना IIT मद्रास से पढ़ाई करने के बाद वो सीधे हमारी कंपनी ज्वाइन किए। क्या बात है। और हमारी कंपनी में उन्होंने अपना पहला जो प्रोडक्ट रिलीज किया RTR, रैपिड टेस्ट रीडर। यानी जो रैपिड टेस्ट होता है, हाँ, हम कभी कभी इस पे रन करते हैं तो बहुत फेंट बैंड आती है, हाँ, तो हाँ, हमें पता नहीं रहता। तो हाँ, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया, हाँ, जिस डिवाइस को आप देख के वो डिवाइस रीड करके आपको क्वांटिफिकेशन में वैल्यू देगा ग्रेट, कि इंटेंसिटी ऑफ बैंड, यस, उसके ऊपर से वो इमेज कैप्चरिंग बेस है। ओके, तो वो बनाया उन्होंने, जो हमने काफ़ी यूरोपियन मार्केट में, कुछ जगह पे अफ्रीकन मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे वो लोग थोड़ा सा फैंसी टाइप के रहते कि वो रिपोर्ट को अटैच करके देते थे। यस, यस, हाँ, तो उसको 2015-15 में हमने डेवलप किया था। उसके बाद श्री कृष्णन ने ही डेवलप किया हमारा खुद का एलाइजर रीडर वॉशर, वेरी गुड, एंड जो कि LED बेस है, ओह फैंटास्टिक, एंड ये इंडिजीनियस है, वन ऑफ दम इंडिया में। या, एंड उसके बाद सेमी ऑटो अभी हमारा पाइपलाइन में है, जो कि LED बेस है। वेरी गुड। सो LED बेस अभी जहाँ तक मुझे ऐसा मेरा अनुमान है कि LED बेस शायद शायद किसी खुद के का पास नहीं नहीं है, है, तो हाँ। हमारा भी आने वाला अगले एक हफ्ते Correct. में हो जाएगा। तो इस बहुत तरह बढ़िया। से हमारी है ओवरऑल, खुद का आने वाला है सेमी ऑटो। सेमी ऑटोमेटेड LED वाला, Yes. वो बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ बहुत जाएगा। बढ़िया है। ओके, अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके करियर ग्रोथ में आप एथनीज के बिजनेस हेड बहुत ही छोटी उम्र में बन गए थे। तो जब आप एथनीज के बिजनेस हेड बने, नेशनल लेवल के हेड इस कंपनी के, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? दूसरी चीज, एथनीज में आने के पहले आपने किन कंपनियों में काम किया, उसकी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे कैरियर का जो शुरुआत था वो 2005 में मैंने मेडसोर्स से स्टार्ट किया था, और 2009 में मैं UI डायग्नोस्टिक्स में ज्वाइन किया, उसमें एज अ नेशनल मैनेजर ज्वाइन किया। और जब मैंने मेडसोर्स छोड़ा था तब मैं जोनल मैनेजर तक था, वेस्ट जोन। ओके, एंड उसके बाद 2012 में लगभग मैं एंड में मैं URB छोड़ चुका था। ओके, तो मेरे पास लगभग, तब मैं नेशनल मैनेजर काम करता था, तो Okay. मेरा नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा हो चुका था, नहीं मैं मिलता था लोगों से, बट साउथ का लिमिटेड था। ओके, साउथ का मेरा बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं था। ओके, तो 2012 में मैं छोड़ा था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्या मैं खुद का अपना कुछ स्टार्ट करूं या कोई कंपनी ज्वाइन करूं या क्या करूं। तो उस समय डॉक्टर पांडी का मुझे एक दिन टेक्स्ट आया, हे अमित, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? सो मैंने बोला नो नथिंग, जस्ट आई एम थिंकिंग। सो बोलता, आई हर्ड यू लेफ्ट UR डायग्नोस्टिक्स। मैंने बोला हाँ, छोड़ दिया है। तो बोलते, आई एम इन मुंबई, कैन यू कम टुमारो टू मीट मी? बोला, आर यू इन मुंबई? तो बोलते हाँ। तो वो आए थे। तो मुंबई जब मुझे पता लगा कि वो मुंबई आए हैं, तो मैं उनको होटल में मिलने गया। तो बोले, आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ कंपनी, ग्रेट, एंड फॉर दैट यू हैव टू कम टू चेन्नई एंड यू नीड टू मेक इट बाय योर ओन। सब कुछ आपको अपने हिसाब से बनाना है। तो मैंने बोला, मेरे पास तो एक्सपोजर था नहीं, क्योंकि मैं सेल्स मार्केटिंग वाला बंदा। तो बोले, नो यू कैन डू इट, आई विल सपोर्ट यू, आई हैव अ टीम देयर। तो मैंने बोला, जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे मिस्टर रेक्स, जो उनका भी नाम, थैंक यू सो मच रेक्स को बोलना चाहूँगा, ओके, जो कि डॉक्टर पांडी के ब्रदर की कंपनी में काम करते थे। ओके, तो रेक्स ने मुझे वहाँ के लोकल रिसोर्सेज दिए, जैसे कि कंसल्टिंग कंपनी से। तो 2012 में जाके मैंने एक बोलते हैं ना, एक 2 BHK वहाँ पे लिया घर, ओके, रेंट पे। फिर उस पर मैंने ड्रग लाइसेंस अप्लाई किया, और उसके बाद जब DL आया तो इम्पोर्ट, ये सब जो प्रोसेस होता है वो सब किया। तो 2012 से लेके 2014 तक, अच्छा मुझे ये भी देखना था कि सेंट्रल का भी मुझे अनुभव बहुत कम था कि सेंट्रल से लाइसेंस कैसे निकालते हैं इम्पोर्ट का। और इंडिया में इतना चीजें थी कि 10 लोगों की निगाहें रहती थी कि तो 2 साल लगभग मैं अगर बोलोगे तो एक साइलेंट मोड पे ही था। सही बात है। तो फिर 2014 में मैं एथनीज ज्वाइन किया एज अ जनरल मैनेजर। वेरी गुड। सो 2014 में मैं एज अ जनरल मैनेजर सेल्स मार्केटिंग ज्वाइन किया, और जब मैं जनरल मैनेजर 2014 में ज्वाइन किया, उसमें तकरीबन मेरी उम्र 29-30 साल रही होगी, बट एकदम एक्यूरेट तो नहीं बता सकता। हाँ। और 2020 में लगभग मैं प्रमोट हुआ एज अ वाइस प्रेसिडेंट। वेरी गुड। तब मेरी उम्र रही होगी लगभग 37 के करीब। आज मैं लगभग 42 साल का हूँ। बढ़िया। तो नियर बाय आप ऐसा कह सकते हैं कि आईवीडी इंडस्ट्री की, अगर कोई होगा तो मैं नहीं जानता, आईवीडी इंडस्ट्री के सबसे यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट है। थैंक यू सो मच अमित जी। एथनीज डायग्नोस्टिक्स का फ्यूचर आप अगले 5 साल में क्या देखते हैं? मैं एथनीज डीएक्स का फ्यूचर ऐसा देखता हूँ कि अगले 5 साल में हमें इंडिया की टॉप 5 कंपनी में आना है।
ओके टॉप 5 मतलब जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, ओके सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, उसमें हाँ। हमें आना है 5 टॉप 5 में। ओके मॉलिक्यूलर पे काफ़ी अच्छा काम शुरुआत कर दिया है। आज मॉलिक्यूलर में हमारे पास लगभग 7-8 पैरामीटर आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लिया पे हम काम कर रहे हैं, तो अगले आने वाले सालों में मतलब 1 साल से भी कम लगेगा जब हमारे पास खुद का क्लिया होगा। वाह हमारे पास ऑलरेडी रैपिड में हम काफ़ी अच्छा करते हैं, बायोकेमिस्ट्री है हमारे पास। बिल्कुल FIA का मार्केट ग्रो ही कर रहा है अभी। बिल्कुल। हम सैचुरेशन, क्योंकि लोगों को लगता है अरे मार्केट में ये नहीं है वो नहीं है, सब सैचुरेटेड हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, हम समुंदर में हैं सर। दिक्कत ये है कि हम एक ही जगह सब लोग गोते लगा रहे हैं। बिल्कुल तो हम समुंदर में हैं और मुझे वो समुंदर दिख रहा है कि हम उस ओके। समुंदर में कहाँ हैं। इंडिया की आज भी आप देखेंगे तो लगभग 40% जो हमारी जनसंख्या है वो मेडिकल से वंचित है। आप हाँ। समझिए बात को। अगर मैं बोलूँ तो अपने ही गांव का बोलूँ तो अगर वहाँ पे कुछ इमरजेंसी आ जाए तो उनको बनारस आना पड़ता है, यानी ओके। 90 किलोमीटर ड्राइव करके आना पड़ता है। आपका गांव कहाँ है? मेरा जौनपुर मेरा जिला है और ओके। वहाँ से ही मैं एक गांव है वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर, तो वहाँ ओके। से। तो उस हिसाब से मुझे दिखता है कि अभी बहुत स्कोप है, वेरी गुड। इंडिया में बहुत स्कोप है। और अगले 5 सालों में मैं ऐसा मेरा मानना है और मेरी टीम का भी मानना है, मेरा नहीं, कि हम टॉप की 5 कंपनियों में हमें आना है। हमारे पास जो रेंज है और जो आने वाले रेंज है उसके साथ हम अपने आप को पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया है, आपकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बढ़िया हैं, आपकी टीम का भी सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है। 5 साल के बाद अथनीश DX अगर इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में आ जाती है तो उस समय अमित तिवारी कहाँ होंगे? मैं अपने आप को एज अ CEO पोजीशन पे देखना चाहूँगा। वेरी गुड। देखना चाहोगे तो उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे मैं हैं। अपने पर काम कर रहा हूँ बिल्कुल। बिकॉज अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट से CEO बनने के लिए अपने आप पे क्या मेहनत करनी पड़ती है? खुद को क्या कैसे ग्रूम किया जाता है? मैं आज भी अपने आप को समझता हूँ कि मैं हर दिन सीखता रहता हूँ। ओके चाहे वो छोटे से छोटे कोई चीज़ हो या किसी भी, अगर मैं कहीं से सीख पाता हूँ तो मैं अपनी स्किल पे और भी काम कर रहा हूँ ओके कि कैसे और भी इंटरनेशनल मार्केट पे हम और भी कैसे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इंडिया ही मेरा अभी नहीं है, पिछले 2 साल से हम एक्सपोर्ट में भी घुसे हैं। अच्छा तो इंटरनेशनल भी हमें और एक्सपोजर करना है, अपनी टीम को और बढ़ाना है। बिल्कुल। तो और बड़ी टीम कैसे ला सकते हैं हम, ओके। तो अपनी स्किल पे मैं डेफिनेटली काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो अभी मैं उस पे अभी मुझे लगता है वाइस प्रेसिडेंट मैं ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगले 5 साल में आपने अथलीट्स को बता दिया कहाँ हो सकती है, अमित तिवारी को भी प्रोजेक्ट कर दिया कहाँ पहुंच सकते हैं, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना भी करते हैं कि आपका स्वप्न बहुत जल्दी 5 साल के बजाय 2 साल में ही पूरा हो जाए। अगले 5 साल में इंडियन IVD मार्केट को आप कहाँ देखते हैं? इंडियन कंपनियां कहाँ होंगी और डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ होंगे? सर देखिए कैसा है कि अगले 5 साल में अभी जो करंट सिचुएशन में हमारी IVD फर्टिलिटी जो चल रही है, इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि करंट सिचुएशन में हम 2 तरह से काम कर रहे हैं। ओके। एक तो है जो जायंट्स है, हाँ उनके पास मेजर मार्केट शेयर है, बिल्कुल, ठीक है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके। एक होते हैं उनके पास लगभग 70 से 80% मार्केट है, हाँ हाँ ठीक है। बाकी जो बचा 20-25% मार्केट, उसमें जो IVD की हमारी कंपनियां हैं, बहुत इंडियन सारी कंपनियां कंपनियां हैं, हैं, हाँ। मैं नाम हम प्राइस को गिराते जा रहे हैं। हाँ जो करंट सिचुएशन है हम प्राइस को इस लेवल पे लेके आ गए हैं कि मुझे ऐसा मानना है कि बिना मार्जिन के तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। सही बात है। एक दिन आप गिव अप आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए किसी भी इंडस्ट्री में, जो अगर प्रॉफिट में काम नहीं किया, धंधे का पहला वसूल है प्रॉफिट। बिल्कुल। अगर प्रॉफिट नहीं रहा तो आप लॉस करोगे ही करोगे। बिल्कुल। तो IVD में मुझे ऐसा मानना है कि हमें सोचना चाहिए कि हमें प्राइस पे कंट्रोल करना चाहिए, जो कि अभी फिलहाल नहीं है। अभी फिलहाल प्राइस पे कंट्रोल कुछ भी नहीं है। कोई किस लेवल पे भी चला जाता है एंड लोगों को लगता है कि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैंने अथनीस को डॉक्टर पांड्या डॉक्टर कैथरीन की सपोर्ट से स्टार्ट किया, आप मेरे से भी अच्छी कंपनी बना सकते हो, बट क्या है, प्राइस गिरा के ही कंपनी नहीं बनती है। बिल्कुल सही बात है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं हाँ। कि अगर मार्केट में बने रहना है, ग्रो करना है, तो अपने मार्जिन बहुत सारी चीज है। अब जैसे हमें लगा कि हम 10 रुपए का मिला मार्केट में, कौन आपको कितने का दे रहा है? 100 रुपए का ना, मैं 95 रुपए दे देता हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं 90 दे देता हूँ, मैं 80 दे देता हूँ। एंड कहाँ है? हाँ, वो तो एंडलेस है गिरावट। सेम डिस्ट्रीब्यूटर में भी जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अपने काउंटर्स को लेके चल रहे हैं, बट उनके लिए भी चैलेंजेस है, क्योंकि इन चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल करते हैं? अथनीस में अमित तिवारी अपने प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए गिरावट ना आए उसके लिए क्या करते हैं? मैं अथनीस में
3-4 चीज़ें बहुत दिमाग से करता हूँ, मतलब उस पे मैं फोकस करता हूँ, मेरे से मैं अपना पर्सनली इन्वॉल्वमेंट रहता हूँ। एक तो मैं डंपिंग के सख्त खिलाफ हूँ। ओके, वेरी गुड। हाँ, और अगर मेरे निगाह में आया तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ, ओके, जो भी हो, अगर कोई हो। दूसरा, हम कभी भी अपने एम्प्लॉय को ये मोटिवेट नहीं करते कि आप जाके माल डंप कीजिए या ये कीजिए। सेल्स करना है, अच्छे तरीके से करना है। हम अपने स्टाफ को उस हिसाब से स्किल्ड एंड ट्रेंड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट एंड यूजर लेना चाहिए। जेन्युइन सेकेंडरी सेल। उसके लिए हम हर मंथली स्टॉक स्टेटमेंट लेते रहते हैं। वेरी गुड। और उस स्टॉक स्टेटमेंट को देखते हैं कि पिछले महीने के स्टॉक स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं। तो हम स्टॉक स्टेटमेंट रेगुलर इंटरवल पे लेते रहते हैं। ओके। दूसरा, हम प्राइस ओरिएंटेड कंपनी है ही नहीं। ओके। हम बहुत हाई में भी नहीं, बहुत लो में भी नहीं, बट हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में है। क्वालिटी पे हम विशेष ध्यान देते हैं। यानी हमारे प्रोडक्ट अगर कोई लेता है तो तुम्हें पता है कि नहीं यार, क्वालिटी है। बहुत हम ट्रस्ट, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में यूज होगा। कोई भी, चाहे वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास हो, गरीब हो या कोई भी हो, उसका टेस्टिंग तो सही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा प्रोडक्ट ना बेचो कि उसका डायग्नोसिस सही नहीं हो और किसी के जीवन के साथ खेल जाए। तो ऐसा मेरा मानना है कि वैसा नहीं। तो इसके हिसाब से मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। तो उसका एक ही रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व रहता हूँ ये प्राइसिंग में, मॉनिटरिंग में, अनचेक में। और हमारे पास एक टीम है जो मैंने बोला बैकअप में मुझे सपोर्ट देती है। बहुत बढ़िया। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ कि प्रोफेशनली डायग्नोस्टिक्स फील्ड में, इस प्रोफेशन में होते हुए भी आप इमोशनली अटैच्ड हैं जिन लोगों को आपने देखा भी नहीं। कोई पुअर पेशेंट किसी गांव का, आप चाहते हैं कि उसकी टेस्टिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्वालिटी रिपोर्ट है और आगे का डायग्नोसिस उसी पे निर्धारित होता है। आप सोचिए, मलेरिया टेस्ट करने गया किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और उसका मलेरिया पॉजिटिव था, उसको नेगेटिव आ गया, बाद में पॉजिटिव से उसको और दिक्कतें आ गई। बिल्कुल 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 सही बात है। हाल ही दिनों में, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, बट 1-2 स्टेटों में हुआ है कि रॉन्ग ब्लड चढ़ने से HIV पॉजिटिव हो गया। बिल्कुल सही बात है। मैं किसी का यहाँ पे नाम तो नहीं ले रहा हूँ, बट मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि रॉन्ग डायग्नोस्टिक हो रहा है। रॉन्ग डायग्नोस्टिक, सही बात है। तो ये हमारी नैतिकता होती है कि हम जो प्रोडक्ट बेचें। और जब प्रोडक्ट आप अच्छा बनाओगे तो उसके लिए कॉस्ट इन्वॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो फिर तो आपको मार्जिन रखना ही पड़ेगा। सही, R&D है, ये है, वो बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। नथिंग कम्स फ्री। यस, वेरी ट्रू। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ, आपके विचार तो काफ़ी बढ़िया हैं, ऑब्वियसली संस्कार भी और बढ़िया हैं, इसीलिए आप इस प्रोफेशन में होते हुए भी इमोशनल हो। आपकी जो ग्रूमिंग हुई है, आपका जो पालन पोषण हुआ है प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें आपके प्रोफेशनल गुरु या सिंगल गुरु या मल्टीपल गुरुज कौन कौन है? मेरी अब तक की लाइफ में 3 गुरु हैं और अब 3 ही रहेंगे, उससे ज़्यादा चौथे नहीं होंगे। इसलिए बताऊंगा क्योंकि मेरे जीवन के इस पड़ाव में मुझे मिलते गए वो। पहला तो मैं अपनी बुआ को आपके पॉडकास्ट के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहूँगा। उनका प्रोफेशनल लाइफ में बुआ जी कैसे? नहीं, मैं पर्सनल से प्रोफेशनल में आ रहा हूँ। पर्सनल से प्रोफेशनल में आ रहा हूँ। तो मैं अपनी बुआ को थैंक यू बोलना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सीमा मिश्रा नाम है उनका। वाह। क्योंकि जब मैं 7th ग्रेड में था, मैं बहुत ही पुअर स्टूडेंट था। ओके। तो मुझे ढंग से मतलब पढ़ने नहीं आता था, मैं अगर बोलूँ। ओके। तो उन्होंने मुझे उस समय मेरे पढ़ाने लिखाने में, मुझे ग्रूमिंग करने में बहुत सपोर्ट किया है। ओके। और अगर मैं ऐसा मानता हूँ वो मुझे न पढ़ाती लिखाती और मुझे ट्यूशन्स या कोचिंग्स ना देती तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। वेरी गुड। तो सबसे पहले मेरे प्रथम गुरु मेरी बुआ है। दूसरा डॉक्टर हेमंत शिंदे की। डॉक्टर हेमंत शिंदे शायद एक मुंबई के पैथोलॉजिस्ट है, राइट? हाँ। तो मैं उनके पास, एक्चुअली वो एक कॉलेज भी चलाते हैं प्राइवेट, DMLT का। तो मैं उनके पास गया कि मुझे DMLT करके मुझे ये करना है और मुझे भी लैब खोलनी है। तो उन्होंने मुझे बताया, बोले ठीक है कर लो, कोई बात नहीं है, नॉलेज तो होना ही चाहिए, बट मैं चाहूँगा कि तुम IVD फील्ड में जाओ, डायग्नोस्टिक फील्ड में। तो मैंने बोला सर ये क्या है? तो मुझे बताए, बोले आप डायग्नोस्टिक फील्ड में जाओगे तो आपको इससे ज़्यादा इनकम होगा एंड आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। ऑफ कोर्स मेरी नीड थी, क्योंकि मैं बहुत ही बैकग्राउंड मेरे उतने अच्छे नहीं थे एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो मुझे गाइड किए और मुझे उन्होंने एक मैनेजर से मिलाया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर वहाँ से मेरी। तो वो मेरे दूसरे गुरु हैं डॉक्टर हेमंत शिंदे। एंड तीसरे एंड जो हमारे लास्ट, उन्हीं के थ्रू आप मेडसोर्स ओजोन में एंट्री हुई आपकी? हाँ। ओके। तीसरे डॉक्टर बाला पांडे, जो कि मैं एक अच्छा सेल्समैन तो हो गया था, मार्केटिंग वाला, बट मुझे एक मैनेजमेंट
कैसे होता है, स्किल्स कंपनी, नहीं आती थी, हाँ, मैन मैनेजमेंट के कंपनी कौशल कैसे, हाँ, कंपनी कैसे चलाई जाती है, बिल्कुल, और तो वो मुझे डॉक्टर पांडी से प्राप्त हुआ। वेरी गुड, तो ये बहुत 3 बढ़िया। लोग हैं मेरी लाइफ में। तो सबसे पहले तो मैं आपको अमित विद्यार्थी को अमित तिवारी प्रोफेशनल बनाने के लिए जिन्होंने मदद की है, उसमें चाहूँगा कि आपकी सीमा मिश्रा जी को कि आपका आशीर्वाद इसी तरह सदैव अमित पे बना रहे। डॉक्टर हेमंत शिंदे जिन्होंने इनको इनिशियल गाइडेंस दिया कि 4 दीवारी से बाहर निकलकर दुनिया देखो और आईवीडी के फील्ड में जाओ, और फील्ड में जाकर के ही आप फसल उगा करके बहुत बढ़िया खेती करके आगे बढ़ सकते हो मार्केट में उतरने के बाद। तीसरा डॉक्टर पांडी, हाँ, जिन्होंने इनको ब्रेक दिया, और ब्रेक तो नहीं कहूँगा, जिन्होंने इनको कंपनी चलाने के लिए प्रेरित किया, अनुभव दिया और इन पे विश्वास रखा। तो इन तीनों का जैसे आप शुक्रगुजार है, इसी पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से मैं उनको भी धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने अमित को मिस्टर अमित तिवारी बनाया। थैंक यू सो मच। थोड़ा अमित जी, आप अपने, चूंकि बात निकल ही गई है, तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए। आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ ली, अपने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ की, कैसे किए, कैसा था आपका विद्यार्थी जीवन और आपका पारिवारिक स्थितियाँ कैसी थी, यदि आप चाहें तो। हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा, उसमें कोई मुझे संकोच नहीं है बताने में, क्योंकि मेरा बचपन बहुत स्ट्रगलफुल रहा। मैं 3rd स्टैंडर्ड तक बॉम्बे में ही पढ़ा था, और उसके बाद मेरे पिताजी मतलब किसी बीमारी, इलनेस के नाते वो नहीं रहे, तो उसके बाद हमारी स्थिति काफ़ी ख़राब हुई, तो हमें गांव जाना पड़ा। अच्छा, बहुत छोटी उम्र में ही हाँ, पिताजी का हाँ, देहावसान तो हो गया। मैं 3rd में था, मेरी बहन 2nd में थी, और मेरा भाई वही बॉर्न हुआ था, 6-7 महीने का रहा होगा। तो हम 3 भाई बहन हैं। तो उस समय हमें गांव जाना पड़ा। हमारी खेती वेती थी, माँ ने हमारी जो मेरी मम्मी है, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके हमें पाला है। और मेरे दादाजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दादाजी मेरे मिल्स में काम करते थे, और जो सैलरीज देते थे अपने कमाते थे बहुत संकोच करके। तो गाँव में पढ़ाई किया। तो जैसे अब बोलेंगे इंटरमीडिएट 12 तक का मैंने गांव में किया है। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, यहाँ से ग्रेजुएशन किया, एंड इसी तरह से फिर आगे बढ़ा। तो इसमें मेरे दादाजी और मेरी मम्मी का तो बचपन मेरा बहुत संघर्षपूर्वक रहा है, मतलब टफ रहा है मेरे लिए। एंड बॉम्बे में भी जब मैं आया तो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे, मुझे बोलने में शर्म नहीं आएगी कि मैं जोगेश्वरी की एक चाली में रहता था। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा वास्तविकता है मुझे कभी बोलने में शर्म नहीं आती। और मैं मुझे गर्व से फील करता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहता था तो मुझे एक ही चीज़ दिखता था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मेरे पास जो भी है पाना है मुझे। बिल्कुल सही, बस उसी लक्ष्य के साथ। नहीं, ये लक्ष्य बिल्कुल सही था, और ये विचारधारा बहुत अच्छी थी कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं आज भी बताता हूँ कि मैं कहाँ रहता था, क्या क्या मैंने लाइफ में किए, तो मैं उन चीज़ों से कभी भी वो नहीं हूँ, और मैं आज भी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ। नहीं, देखिए, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप अपना इतिहास छुपा नहीं रहे, लेकिन देखने जाए तो हर भारतीय का इतिहास कभी ना कभी कोई ना कोई किसान ही रहा है, अंबानी कोई नहीं था। आपने जो भी यात्रा अपनी की है, सफलताएं प्राप्त की है, उन सब चीज़ों के लिए आपको खूब खूब मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और मैं चाहता हूं कि जाते जाते यंग जनरेशन को, जवान पीढ़ी को जो इस प्रोफेशन में है, जो आज आपका पॉडकास्ट देख करके आपसे प्रेरणा ले रहे हैं कि दीवार की चार दीवारी के भीतर की लैब के अंदर भी कैरियर शुरू किया जा सकता है और इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचा जा सकता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यंग जनरेशन और जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको यही बोलना चाहूँगा कि आपको आईवीडी फील्ड में आना चाहिए। आईवीडी फील्ड में बहुत स्कोप है, एंड आपको अपने स्किल पे काम करना चाहिए। आप अपने स्किल पे काम कीजिए, आप पैसे के पीछे मत भागिए, क्योंकि अगर इनिशियल डेज में आप पैसे के पीछे भागेंगे और आप सिर्फ सोचेंगे कि स्विच ओवर करने से जॉब अगर हमारी ग्रोथ हो जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आपको अपने स्किल पे काम करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, एंड छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो आप अगर फ्रेशर हो और आप किसी कंपनी को ज्वाइन हुए, तो आपको सबसे पहला बेसिक चीज़ तो आप एक डायरी मेंटेन करो, जिसमें बोलते हैं प्लानर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कल 8 जगह जाना है, और उस 8 जगह जाके मुझे क्या बात करना है, क्या प्रोडक्ट प्रमोट करना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। फिर जब आप उनसे मिल ली तो उसके बाद एक्शन प्लान क्या है। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको एक बहुत डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। दूसरा, पैसे आएंगे आपके पास, बट उसके लिए आपको स्किल
एंड अपने ऊपर काम करना है। बार बार कंपनियां चेंज करने से ग्रोथ नहीं होता है। आपको ऐसे लुभावने अवसर आते रहेंगे, आपको मन के साथ खेला जाएगा, पैसे आपको खींचेंगे, बट आपको थोड़ा सा कंट्रोल। हाँ, एक है कि राइट ब्रेक आपको मिले और आपको लगे कि क्या करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। मित्रों, तो आपने देखा कि हमारे मित्र श्रीमान अमित तिवारी, जिन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई है, जिन्होंने एक शून्य से निकलकर एक सर्जन स्वर्ग बनाया है अपने लिए, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। और वो सलाह भी यही देते हैं कि पैसों के पीछे न भागे, अपने आप पर मेहनत करें, अपने आप को उस योग्य बनाएं कि वो पैसा आपके पास खुद ब खुद आपके कदम चूमने चला है। और ऐसे मौके आपको आपके करियर में आते रहेंगे। उचित समय देख करके वो अपॉर्चुनिटी लीजिए और इस इंडस्ट्री में ग्रो होइए। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान अमित तिवारी का, जो चेन्नई से मुंबई स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए आए। अमित जी, आपने अपने कीमती समय से समय निकाल करके यहाँ आए और हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को खूब जानकारी दी, अपने व्यक्तिगत जानकारी दी। तो आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और आपने इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया, एंड मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी।